नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं सीताराम बाकर स्वागत करता हूं आपका एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज अपनी जो एग्रोनॉमी है उसमें एक टॉपिक है खरपतवार, और ये शायद लास्ट टॉपिक है। तो आज अपन पढ़ते हैं खरपतवार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खरपतवार। और ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, ये जो टॉपिक है खरपतवार का, ये बहुत ही डीपली टॉपिक है, हर बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। तो ज्यादा इस टॉपिक में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर और बेसिक तरीके से अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मैं बता दूंगा आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और कहां से आएंगे, तो आप टेंशन ना ले। खरपतवार मतलब वीड्स। अब देखो, सबसे पहले खरपतवार का जनक या खरपतवार विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ज़ेनथोट्रूल। ज़ेनथोट्रूल, ध्यान रखना, खरपतवार विज्ञान के जनक कहा जाता है ज़ेनथोट्रूल को। इसके अलावा अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र। और ये पूछा था PWO 2015 वाली जो भर्ती थी 259 पोस्टों की, उसमें क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो ध्यान रखना ये है जबलपुर, और जबलपुर आता है MP के अंदर। यहां पर खरपतवारों के बारे में पूरा रिसर्च होता है। अब मैं बात करूंगा बेसिक बात, खरपतवार की परिभाषा। तो खरपतवार वैसे पौधे होते हैं जो अनचाहे स्थान पर या अनचाहे समय पर उग जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार वे पौधे कहलाते हैं जो अनचाहे स्थान पर और अनचाहे समय पर उग जाते हैं, जिससे किसान को लाभ की बजाय क्या होती है, हानि होती है। उसे क्या कहलाता है, वो कहलाता है खरपतवार। अब देखो, ज़ेनथोट्रूल इसके जनक है या खरपतवार विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ज़ेनथोट्रूल को। सबसे पहले खरपतवार का शब्द का प्रयोग किसने किया, ज़ेनथोट्रूल ने। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, जबलपुर MP के अंदर स्थित है। ये थी इसके बारे में बेसिक बात। अब देखो, इसके बाद में पर बात करेंगे वर्गीकरण। तो मैं थोड़ा सा वर्गीकरण, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका, खरपतवारों का पढ़ते हैं अपन वर्गीकरण, और वर्गीकरण पढ़ेंगे सबसे इजी वे में। और अगर वर्गीकरण जिसको समझ में आ गया, वो कभी जिंदगी में खरपतवार से कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। देखो, खरपतवार का वर्गीकरण 6 भागों में बांटा गया। खरपतवारों को किस किस आधार पे बांटा गया, अपन एक एक की डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन चक्र के आधार पे। देखो, पहला मैं बता रहा हूं 6 भाग। पहला आएगा जीवन चक्र के आधार पे, मैं बीच में लिख देता हूं इसको, जीवन चक्र के आधार पे। पहला वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पे, खरपतवारों का वर्गीकरण 6 भागों में बांटा गया है, और पहला भाग है जीवन चक्र के आधार पे। अब जीवन चक्र में भी क्या होंगे, देखो क्या होंगे, एक तो हो गए इसके पार्ट। देखो, पहला पार्ट आएगा जीवन चक्र में, आप जानते हो 1 वर्षीय खरपतवार। पहला तो हो गया 1 वर्षीय कौन कौन से खरपतवार है। दूसरा द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार। और तीसरा हो गया बहुवर्षीय खरपतवार। देखो, 3 खरपतवार को जीवन चक्र के आधार पे क्या हो गए, 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब आपको यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाना, जो 1 वर्षीय खरपतवार भी 2 प्रकार के हो गए। 1 वर्षीय भी 2 प्रकार के हो, कैसे, एक तो हो गए खरीफ के 2 प्रकार के। पहला हो गया ए खरीफ के खरपतवार, और दूसरा हो गया रबी के खरपतवार। आ रही होगी आपको समझ में। 1 वर्षीय खरपतवारों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, रबी के खरपतवार और खरीफ के खरपतवार। अब पहले परिभाषा बात करते हैं अपन 1 वर्षीय खरपतवारों की। ये खरपतवार क्या करते हैं, 1 वर्ष या इससे भी कम अवधि, मतलब 1 साल या इससे भी कम अवधि में अपना पूरा जीवन चक्र अपना लेते हैं। मतलब उगेंगे, खत्म हो जाएंगे 1 साल के अंदर ही, ध्यान रखना।
अब खरीफ के खरपतवार आपको पता है 6 महीने तक ही रहेंगे, उसके बाद भी फिर रबी की फसल बोएंगे, रबी के खरपतवार आ जाएंगे। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, खरीफ के खरपतवार ये भी 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम अवधि में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। और इसके उदाहरण याद रखना, 3 ही उदाहरण आपको याद रखना, 2 ही रखो आप, तो 3 ही मत रखो। एक तो पत्थर चट्टा और एक जंगली चौलाई। पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा ध्यान रखना 1 वर्षीय, और एक है जंगली चौलाई। 2 याद रखने हैं आपको, जंगली चौलाई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जंगली चौलाई कौन सा है, रबी का खरपतवार कौन सा है। ध्यान रखना अपन को 1 वर्षीय खरपतवार पढ़ रहे हैं, 1 वर्षीय 2 प्रकार के हो गए। अपन पहले पढ़ रहे हैं जीवन चक्र के आधार पे, जीवन चक्र के पहले तो ये देखो खरपतवारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, 6 प्रकार के। पहला प्रकार है जीवन चक्र के आधार पे। जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। उसके बाद में 1 वर्षीय को भी 2 भागों में बांटा गया, रबी के और खरीफ के। खरीफ के खरपतवार अपन पढ़ रहे हैं, तो खरीफ में आ गया 1 वर्षीय में पत्थर चट्टा और चौलाई। इनकी विशेषता क्या हो गई, 1 वर्षीय खरपतवार 1 साल में अपना पूरा जीवन चक्र कर लेंगे। ये जो दोनों खरपतवार है ये 6 महीने में ही पूरा कर लेंगे। अब देखो रबी के, रबी के खरपतवार क्या करते हैं, इनको अब रबी की फसल कब बोते हैं, लगभग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल तक अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। रबी के खरपतवार इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गई कृष्ण नील, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कृष्ण नील, कृष्ण नील ध्यान रखना। कृष्ण नील हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देता है। कृष्ण नील हो गई, इसके अलावा प्याजी हो गई, जंगली जई हो गई, बथुआ, बथुआ, बथुआ आपको याद रख लेना। गेहूं सा, आपको पता है गेहूं को कब बोते हैं, रबी के अंदर, तो गेहूं सा कैसा होगा, रबी का खरपतवार, बथुआ होगा। जंगली जई हो गई, जंगली जई, ये 4 खरपतवार याद रख लेना, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। रबी के खरपतवार कौन से और खरीफ के खरपतवार कौन से, यहां से आपको क्वेश्चन उठा के दे देगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो रबी के खरपतवार लगते हैं, रबी में जो भी खरपतवार उत्पन्न पैदा होते हैं, तो ध्यान रखना ये चौड़ी पत्ती वाले होंगे, ये चीज ध्यान रखना। अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकांश ऑप्शन आपको अगर ये खरपतवारों के नाम याद होंगे ना तो आप समझ जाओगे चौड़ी पत्ती वाले कौन से। देखो बनावट के आधार पे आगे बढ़ पड़ेंगे, बनावट के आधार पे भी 6 प्रकार बताया था मैंने जीवन चक्र के बनावट के आधार पे, एक तो चौड़ी पत्ती वाले, सकड़ी पत्ती वाले। तो ध्यान ये रखना रबी के अंदर जो भी खरपतवार लगेंगे वो चौड़ी पत्ती वाले लगेंगे। और ये भी पता आपको, इसको तो जानते हो खूब, गेहूं सा चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। तो ये चीज थी इसकी बेसिक। खरीफ के खरपतवार पत्थर चट्टा और जंगली चौलाई, रबी के खरपतवार कृष्ण नील, बथुआ, गेहूं सा और जंगली जई। ये तो हो गए अपने 1 वर्षीय खरपतवार। अब पढ़ रहे अपन द्विवर्षीय, द्विवर्षीय खरपतवार। अब द्विवर्षीय खरपतवार क्या करते हैं, 2 साल में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। देखो कैसे, ये जो भी खरपतवार होंगे द्विवर्षीय खरपतवार, ये 2 साल में अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे। ये क्या करते हैं बेटे, पहले साल में प्रथम वर्ष तो क्या करेंगे, वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि पहले साल में। और दूसरे साल में क्या करेंगे, बीज उत्पादन, बीज उत्पादन। नहीं समझे, पहले साल में तो क्या करेंगे, द्विवर्षीय खरपतवार वो खरपतवार होते हैं जो पहले साल में तो वानस्पतिक वृद्धि करेंगे, बढ़ जाएंगे, और दूसरे साल में क्या करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे। वो खरपतवार कैसे कहलाते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार। अब देखो यहां पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जंगली गाजर, नाम सुना होगा, इसका उदाहरण हो गया जंगली गाजर, जंगली गाजर। और कभी कभी एक और दे देता, जंगली गाजर है द्विवर्षीय खरपतवार। दूसरा जंगली गोभी भी, अरे जंगली गोभी और जंगली गाजर दोनों द्विवर्षीय में आता है, जंगली गोभी भी लिख लो, जंगली गोभी। ये देखो ये दो, अरे बिल्कुल बेसिक है, अपन को कोई खरपतवार 500 सबको याद नहीं रखना, सिर्फ मोटे मोटे रखना है, और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा पता है आपको। वर्गीकरण पढ़ रहे हैं जीवन चक्र के आधार पे, 3 प्रकार के हो गए, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय कर दो, त्रिवर्षीय कर दो, कुछ भी लिख दो, 3 प्रकार के। 1 वर्षीय में भी 2 प्रकार के, खरीफ के, रबी के। खरीफ के बोले तो 2 ही चीज है, 2 ही याद रखना, पत्थर चट्टा और जंगली चौलाई।
देखो जंगली चौलाई या जंगली गाजर जंगली गोभी अलग अलग है, एक वर्षीय में आएगा। रबी के पूछे तो रबी को आपको पता गेहूं सा आ गया, कृष्ण नील आ गई, बथुआर जंगली जई, ये आ गए रबी के। अगर द्विवर्षीय पूछे, एक साल में वानस्पतिक वृद्धि करेंगे, दूसरे साल में बीजोत्पादन करेंगे, आगे जंगली गाजर जंगली जई जंगली गोभी, ये आगे द्विवर्षीय में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है बहुवर्षीय। अब देखो बहुवर्षीय की परिभाषा, इसमें क्या आते हैं, खरपतवार कई साल तक अपना जीवन चक्र पूरा करते रहते हैं। एक बार उग जाए, एक बार उगकर हर वर्ष में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और इसमें ध्यान रखना आपको, अब मैं आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो वानस्पतिक वृद्धि बता दी, बीजोत्पादन दूसरे साल में करेंगे, तो इसमें बीजोत्पादन कब करेंगे? ध्यान आपको ये रखना है, इस वर्ग में या बहुवर्षीय वर्ग में जो भी खरपतवार आएंगे वो आएंगे, इसकी जो वृद्धि होती है ना, राइजोम जानते हो, राइजोम्स, बल्ब, ट्यूबर्स, इससे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, और इन्हीं से क्या करते हैं, अपना बीजोत्पादन करते हैं। तो ध्यान रखना, बहुवर्षीय खरपतवार वो कहलाते हैं इसके अंदर जो इसकी वृद्धि होगी ना, मतलब राइजोम्स, बल्ब, ट्यूबर्स, इसके जितने भी खरपतवार है ना, अभी मोथा है आपको पता है, जड़बेरी है, हिरणखुरी, अमरबेल, ये सब किस में आते हैं, इनका जो वानस्पतिक वृद्धि होती है ट्यूबर्स, राइजोम्स, बल्ब, इनसे होती है। तो बहुवर्षीय में आती है झाड़ियां, आपने बेर खाई होंगी, वो झाड़ी भी क्या है, बहुवर्षीय में। तो ध्यान रखना, बहुवर्षीय खरपतवार में उदाहरण पूछा जा सकता है, तो ये भी दो प्रकार का होता है। देखो जैसे एक वर्षीय खरपतवार दो प्रकार के हो गए, खरीफ के और रबी के, तो बहुवर्षीय भी दो प्रकार के हो गए। एक तो आते हैं कास्टिल, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसके दो प्रकार, एक तो आते हैं कास्टिल, और दूसरा आता साकीय खरपतवार, कास्टिल, साकीय, ये की मात्रा ऐसे आएगी, साकीय खरपतवार। एक तो आ गया साकीय खरपतवार, एक कास्टिल खरपतवार। अब कास्टिल में क्या आएगा, इसके अंदर जितनी भी झाड़ियां होती है ना, झाड़ियां, मतलब इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है जड़बेरी, आप जड़बेरी, कास्टिल मतलब उसका तना मजबूत होता है, और इस वर्ग के अंदर जो भी खरपतवार आएंगे कास्टिल में, वो आते हैं झाड़ियां। एक होती है साकीय खरपतवार। अब इसके अंदर क्या आते हैं, इनके तने तो बिल्कुल मुलायम रहते हैं, इसके साकीय खरपतवारों के तने और जो शाखाएं होती हैं बिल्कुल मुलायम रहती है। जैसे आपने मोथा देखा होगा, मोथे का तना भी बिल्कुल मुलायम रहता है। इसमें आएंगे मोथा, ध्यान रखना, मोथा सब जानते हो, गांव में खूब होता है। एक तो मोथा आता है, एक रिंजके में देखा होगा आपने, अमरबेल लगती है, बिल्कुल तना, वो जो पीली पीली सी आती है ना रिंजके के अंदर, पीली पीली सी, मतलब जेवड़ी मानो उसको, वो किस में आती है, साकीय खरपतवारों में। और वो किस में आती है, बहुवर्षीय खरपतवार में। ध्यान रखना, अमरबेल है बहुवर्षीय खरपतवार, जड़बेरी है बहुवर्षीय खरपतवार, किस में आएगी, कास्टिल में। अमरबेल, तो ये दो खरपतवार इंपॉर्टेंट रखना, अमरबेल और मोथा, ये दोनों किस में आएंगे, साकीय खरपतवार में। अगर ज्यादा याद रखो तो हिरणखुरी भी याद रख लेना। तीन खरपतवार मैन हो गई, ये किस में आते हैं, ये आते हैं साकीय खरपतवार में। तो ये था अपना जीवन चक्र के आधार पे। अब दूसरा पढ़ते हैं। अब देखो दूसरा पढ़ते अपन बीज पत्र के आधार पर। खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, पहला जीवन चक्र के आधार पे 3 प्रकार के बता दिए। अब आते हैं बीज पत्र के आधार पे। बीज पत्र के आधार पर अब देखो बीज पत्र के आधार पर कैसे, 2 प्रकार के हो गए। एक तो हो गए एक बीज पत्री खरपतवार, दूसरे हो गए द्विबीजपत्री। देखो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जिन खरपतवारों, आपने चना देखा होगा, चने को अगर उसके चने का जो बीज होता है ना, उसको अगर बीच में से तोड़ेंगे ना तो 2 खापों में विभक्त हो जाता है, 2 खापों में। तो ये कौन सा हो गया, चना, द्विबीजपत्री।
द्विबीजपत्री हो गया, ध्यान रखना। अरे जिस खरपतवार का बीज दो भागों में विभक्त हो जाता है दाल की भांति, तो उससे कहते हैं द्विबीजपत्री। और जिसका एक अगर दाल की भांति नहीं होता तो वो एक बीजपत्री। सिंपल सी बात है। तो एक बीजपत्री है वो खरपतवार कहलाते हैं जिनका बीज दाल की भांति विभक्त नहीं होता। अब इसमें कौन कौन सा आएगा? अब देखो मोथा, अपन आपने पढ़ा शाकीय खरपतवार, मोथा है, बहुवर्षीय खरपतवार में आता है। शाकीय खरपतवार हो गया मोथा। मोथे का बीज नहीं होगा साहब दो भाग। कांस का भी नहीं होगा, कांस का नहीं होगा, मोथे का नहीं होगा। गेहूं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गेहूं। गेहूं एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री? गेहूं। छोटे लेवल पे जे-टेट के लेवल पे पूछ ले, गेहूं है, ध्यान रखना, खोपड़े में घुसा लेना, एक बीजपत्री है। दूब घास भी आती है एक बीजपत्री में, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा गलत हो जाएगा, आगे समझ में। अब दूसरा पढ़ रहे अपन द्विबीजपत्री। देखो ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, मैं धीरे धीरे सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा हूं, और इतना ही याद रखना क्योंकि एग्जाम में यहां से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमेशा कैसे आते रहेंगे। द्विबीजपत्री जिनका दो दालों के भांति दाना विभक्त हो जाता है, इसमें आता है बथुआ। और मैंने अभी बताया था बथुआ रबी का है, खरीफ का है। देखो ये भी रबी का आएगा, ये देखो बथुआ भी रबी का आ गया। तो द्विबीजपत्री में बथुआ हो गया। हिरणखुरी, ये भी किस में आएगा? द्विबीजपत्री में। दो ही याद रख लो, अगर ज्यादा दिक्कत आए तो एक सत्यानाशी भी याद रखना, सत्यानाशी। और अगर फिर भी ज्यादा पढ़ना चाहो तो जंगली चौलाई भी किसमें आती है? द्विबीजपत्री में, जंगली चौलाई। तो ये कैसे हो गए? द्विबीजपत्री खरपतवार हो गए। आ गई समझ में? तो दो प्रकार से पढ़ लिया, बीजपत्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर। बीजपत्र में दो आ गए, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक गेहूं सा याद रखना आपको, और कुछ याद मत रखना, गेहूं सा एक बीजपत्री। अब तीसरी बात, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। तीसरा पढ़ रहे अपन खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर। और इससे क्वेश्चन करता है हमेशा एग्जामिनर, हमेशा आया हुआ, हमेशा आता है, चाहे सुपरवाइजर देखो, चाहे डब्ल्यू देखो, चाहे जेट, ICR, BUG कोई सा देखो, यूपी के टेट देखो, MP पेट देखो, या कुछ कोई सा भी एग्जाम देखो, इस टॉपिक से पूछता है। इसका जो भाग है खरपतवार फसल संबंधी आधार पर, इसका कैसे पूछेगा? देखो पहला, देखो एक होता है निरपेक्ष खरपतवार। देखो एक एक को ढंग से याद रखना। पहला होगा निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट वीड्स। इसमें निरपेक्ष खरपतवार उसको बोलते हैं, ये एक वर्षीय भी होते हैं, द्विवर्षीय भी होते हैं, और बहुवर्षीय भी खरपतवार होते हैं। निरपेक्ष एब्सोल्यूट वीड्स ये होते हैं एक वर्षीय भी, द्विवर्षीय भी और बहुवर्षीय भी। कृष्णनील आ गया, मोथा आ गया, हिरणखुरी आ गए। उदाहरण दे देता हूं, कृष्णनील, मोथा, दो याद रख लो, कृष्णनील और मोथा। हिरणखुरी देख लो, हिरणखुरी। एक अपने गाजर घास भी आती है, गाजर घास, आगे पढ़ेंगे। देखो चार खरपतवार आते हैं निरपेक्ष खरपतवार, इसमें से नहीं पूछेगा। अब जो मैं दूसरा बता रहा हूं ना उसको समझना, उसको बोलते हैं सापेक्ष खरपतवार। बी, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार ध्यान रखना। और सापेक्ष का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, नाम को याद रखना, रिलेटिव। अब रिलेटिव मतलब मेरे कोई रिलेटिव है, मेरे जानकार है, वो रिलेटिव हो गए। जानकार मतलब देखो रिलेटिव। अपन ने फसल बोई, रिलेटिव खरपतवार, उस खरपतवारों को बोलते हैं
इसकी कोई किसान बुआई नहीं करता। रिलेटिव, अब मेरे जानकार है, मेरे मामा जी का लड़का है, वो मेरा रिलेटिव हो गया, रिलेशन वाला है, तो वो भी आदमी ने, मनुष्य ही है वो भी, तो मेरा रिलेटिव हो गया। अब भैंस है, वो मेरी रिलेटिव नहीं है। इसमें क्या होता है, सापेक्ष खरपतवार बोलते हैं रिलेटिव खरपतवार को। मतलब मैंने रबी की फसल बोई, मान लो मैंने बाजरा बोया, बाजरा, तो बाजरा किसकी फसल है, खरीफ की, और इसमें ही बाजरे के खेत में बाजरा बोया और बाजरे के खेत में साहब चना उग गया, चने का पौधा उग गया, चना, तो यार ये तो रिलेटिव ही हुआ ना, ये भी फसल है, ये भी फसल है, खरपतवार नहीं है ना, खरपतवार नहीं है। रिलेटिव का मतलब है बाजरे के पौधे खेत में चने का पौधा उग गया, तो वो हो गया रिलेटिव खरपतवार। मतलब सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं, मैं मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से बताऊं, वे खरपतवार जो किसान खेत में बुआई नहीं करता, वे ऑटोमेटिक ही उग जाते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। मतलब किसान ने बाजरा बोया और चना उग गया, अब यहां पर कोई कृष्ण नील गाजर घास वो तो नहीं उगी, वो तो किसमें आएंगे, निरपेक्ष खरपतवार में। अरे बाजरे के खेत में कृष्ण नील उग गई, तो ये तो कौन सा होगा, निरपेक्ष खरपतवार। और सापेक्ष खरपतवार होगा, रिलेटिव खरपतवार होगा, बाजरे के खेत में चना उग गया, तो वो किसमें होगा, रिलेटिव खरपतवार। एक होते नकलची खरपतवार, सी, नकलची, नकलची खरपतवार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नकलची बोल दो, अनुकारी खरपतवार बोल दो, अनुकारी, अनुकारी खरपतवार, अनुकारी बोल दो या नकलची बोल दो। अरे या आपने देखा होगा कोई कलाकार होता है, अमिताभ बच्चन की बोली बोल लेता है, शाहरुख खान की बोल लेता है, सब जितने भी एक्टर बताओगे, नरेंद्र मोदी जी की तो खूब बोलते हैं लोग, भाइयों और बहनों ऐसे बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं मिमिक्री, मिमिक्री, मिमिक्री वीड बोल दो, अनुकारी बोल दो या नकलची खरपतवार बोल दो। अब ये खरपतवार कैसे होते हैं, मतलब जो पौधा है ना, अभी मान लो गेहूं का पौधा देखा होगा आपने, गेहूं का पौधा, गेहूं का खेत है, और उसमें सेम टू सेम मतलब अपनी जो भी खरपतवार उगते हैं ना, अपनी खुद की मतलब एक क्रॉप के बाह्य आकारी की, उसके रंग रूप सेम टू सेम वैसा का वैसा ही उग जाएगा। गेहूं की फसल में आप गेहूं सा देखना, गेहूं में क्या हो गया, गेहूं सा, गेहूं सा, और जो गेहूं सा होता है ना, गेहूं की तरह ही होता है, इसका पौधा भी, इसके मतलब पत्तियां भी पूरे, मतलब इस गेहूं के शरीर की आकारिकी के आधार पे ही गेहूं सा होता है, आप पहचान ही नहीं पाओगे, नकलची सेम टू सेम उसकी तरह। धान की फसल में भी देखो, जंगली धान, धान का जो खेत होता है उसके अंदर भी खरपतवार लगता है, जंगली धान, उसको सावा भी बोलते हैं, सेम वो भी धान की तरह ही होगा। तो ये कैसे खरपतवार हो गए, नकलची या मिमिक्री खरपतवार। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है सापेक्ष खरपतवार, मतलब ये क्वेश्चन लाइन ऐसे देगा कि किसी भी बाजरे के खेत में चने का पौधा उगना क्या कहलाता है, कौन सा खरपतवार कहलाता है, तुरंत आपको रिलेटिव खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार में क्या होगा, फसल तो अपन बाजरे की लगाएंगे लेकिन खरपतवार उग गया साहब, वो आएगा निरपेक्ष में। नकलची खरपतवार में मतलब कोई भी फसल अपन बोते हैं, गेहूं बोते हैं, सेम टू सेम गेहूं सा उग गया, पहचान ही नहीं पाएगा किसान की यार ये गेहूं है या गेहूं सा है, निराई गुडाई करेगा तब छोड़ देगा उसको, मतलब अपनी पहचान सेम टू सेम फसल की बात ही, यार उसके जो बाह्य आकारिकी है वो फसल की बात ही मिलती जुलती रहती है। एक होते हैं विशेष सूक्ष्म जलवायु के, या उसको बोल दो स्पेशल माइक्रो क्लाइमेट वीड्स, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, ये क्या करते हैं, इनके अंदर ऐसी खरपतवार के अंदर ऐसी विशेषता होती है, जैसे कासनी खरपतवार है, उदाहरण में दे दिया कासनी खरपतवार। अब कासनी किस में लगेगी आप जानते हो, जब अपन रिंज का बरसीम बोएंगे तब कासनी लगेगी। तो ठंड में कोई खरपतवार ठंड में ही वृद्धि करेगा, कोई गर्मियों वाला खरपतवार, तो विशेष जलवायु वाला। यहां से कोई क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल में ध्यान रखना, कासनी खरपतवार विशेष जलवायु वाला खरपतवार माना जाता है, मतलब वो बरसीम ही लगेगा, रिंच की फसल बोएंगे तब भी तो कासनी पैदा होगी बरसीम में,
तो ध्यान रखना विशेष जलवायु वाला खरपतवार। अब देखो मैं बता रहा हूं, एक बता रहा हूं अवांछित खरपतवार या उनको बोलते हैं रोगी वीड्स। अवांछित खरपतवार, ई अवांछित खरपतवार, इनको बोलते हैं रोगी वीड। ध्यान रखना इसमें क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं। देखो ये ध्यान से समझना, अवांछित खरपतवार, अवांछित रोगी वीड। इसमें क्या करेंगे, ये मेरा खेत है और मैंने देखो यहां पर तो क्या है नकल, इसमें सापेक्ष खरपतवार में तो बाजरे में चना उग रहा है और यहां पे मैंने गेहूं की फसल बोई और एक वेराइटी बो दी मैंने, राज 3077, राज 3077, ये वेराइटी बो दी। और इसी खेत में गेहूं की दूसरी वेराइटी का पौधा उग गया, वो हो गया कल्याण सोना, कल्याण सोना। अगर ये है तो देखो गेहूं ये भी गेहूं का है लेकिन वेराइटी अलग अलग हो गई। मैंने बोया राज 3077 वेराइटी गेहूं की और उसमें कल्याण सोना का पौधा उग गया, तो वो कौन सा हो गया, वो ध्यान रखना अवांछित खरपतवार या रोगी वीड्स। ध्यान रखना ये चीज भी। अब आगे बढ़ते हैं ई के बाद में ए। आगे देखो परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार। तो परजीवी तो आप जानते ही हो। अरे ये परजीवी दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। मैं इसका आगे बढ़ाऊंगा आपको, परजीवी खरपतवार कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी मान लो रिंज का है, परजीवी मतलब दूसरे पौधों के ऊपर सहायक रहेंगे। रिंजगे में क्या लगता है, अमरबेल लगता है। वो चीजें अपन आगे लास्ट में पढ़ेंगे वो टॉपिक, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमेशा आता है। परजीवी खरपतवार मतलब दूसरे पौधों पे ऊपर वो खरपतवार आश्रित रहेंगे। तो ये 3 प्रकार हो गए अपने, तीनों प्रकार आपको समझ में आ गए। अब चौथा प्रकार देखते हैं अपन, चौथा इंपॉर्टेंट है, पत्तियों की बनावट के आधार पर, पत्तियों चौथा की बनावट के आधार पे, देखो पत्तियों की बनावट के आधार पे मैंने बताया था, एक तो हो गया चौड़ी पत्ती वाले और एक सकड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले और एक हो गया सकड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले। 2 प्रकार, क्योंकि पत्तियों की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो गए बथुआ। और मैंने बताया था बथुआ कब लगता है, रबी की फसल में। ध्यान रखना कृष्ण नील ध्यान रखना, ये भी मैंने कब बताया था, कौन से में बताया था, ये भी आपको पता है। हिरणखुरी हो गई, जंगली चौलाई हो गई, जंगली चौलाई। और मैं ये बोल रहा हूं आपको, रबी में जो लगते हैं ना खरपतवार, वो होते हैं चौड़ी पत्ती वाले। तो ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरे सकड़ी पत्ती वाले, आपने देखा होगा सकड़ी पत्ती वाला मोथा, गांव में देखते हो मोथा सकड़ी पत्ती वाला है। धूप घास अपन कोई किसी का देहांत हो जाता है तब वो घास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पवित्र मानी जाती। धूप घास हो गया, कांस हो गया, जंगली जई हो गई, ये क्या है, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार माने जाते हैं। तो इसमें भी ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं रहेगी। 4 प्रकार अपन ने पढ़ ली। अब 5वां प्रकार, जो 5वां प्रकार है वो है मृदा और जलवायु के आधार पर, मृदा और जलवायु के आधार पर, मृदा व जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पे, मृदा व जलवायु के आधार पे। एक तो होते देखो खरपतवार जलमग्न भूमियां, देखो इसमें ध्यान रखना जलमग्न भूमियों के खरपतवार, जलमग्न मतलब जहां पर जलमग्न भूमियों के खरपतवार। दूसरा हो गए शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार, शुष्क वाले,
जलमग्न, जहां पर पानी की सबसे ज्यादा व्यवस्था रहती है, जलमग्न। पूरे खेत के अंदर खरपतवार, पानी भरा रहेगा, नदियों वाले तालाब, ये जितने बड़े बड़े नहरें हैं उसके अंदर जो खरपतवार लगते हैं वो जलमग्न भूमि है। देखो यहाँ पर है मृदा और जलवायु, जलवायु और मृदा। तालाब हो गया, नहरों के अंदर कोई पानी भरा हुआ है, वहां पर कौन कौन से खरपतवार लगते हैं आप जानते हो? जंगली दान, जलमग्न भूमियों का जंगली दान, जंगली दान। अरे आपके सामने क्वेश्चन आएगा जंगली दान है जलमग्न भूमियों का खरपतवार, आप समझ जाओगे। जंगली दान में और कौन है? जलकुंभी, जलकुंभी। वहां पर एग्जाम में आपको वर्गीकरण नहीं लिखना है, वहां पर सिंपल सा क्वेश्चन देगा, आप पहचान लोगे ये रबी के हैं या चौड़ी पत्ती वाला, सकड़ी पत्ती वाला, जलमग्न भूमियों का कौन सा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। और ज्यादा 20 दे रखे, 20 को नहीं पढ़ना, सिर्फ 2-3 जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। अब शुष्क क्षेत्रों वाले, शुष्क क्षेत्रों में कौन कौन से खरपतवार आए जाते हैं? अब देखो ये जो खरपतवार आते हैं, देखो ध्यान रखना, शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो भी खरपतवार पाए जाएंगे ना, इनकी जड़ें तो होती है गहरी, बहुत गहराई तक जाती है, पत्तियां कम होती है। ध्यान रखना, हमेशा पत्तियां कम होती है शुष्क क्षेत्रों में जो भी खरपतवार पाए जाते हैं। और जो पत्तियां होती है ना, छोटी होती है लेकिन थोड़ी सी मोटी होती है, और इनके तने के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। ध्यान रखना, शुष्क क्षेत्रों के जितने भी खरपतवार है, इनके तनों के ऊपर तो कांटे पाए जाएंगे, पत्तियां कम होगी, पत्तियां छोटी होगी लेकिन मोटी होगी, और इसके इनमें जड़ें कैसी होगी? गहरी होगी, क्योंकि पानी को सोख लेगी नीचे से, जमीन से। शुष्क क्षेत्रों में पानी की वैसे ही कमी है, तो जमीन के नीचे से पानी सोखने की इनकी क्षमता होती है, और वो आपको पता है नागफनी, नागफनी। पहाड़ों के ऊपर देखना आप, नागफनी मिल जाएगी। जड़बेरी, जड़बेरी मैंने पढ़ाया था, कास्टिल में भी आ रहा उदाहरण, भूल मत जाना। जड़बेरी होगी, नागफनी होगी। एक आपने खेतों में देखा होगा जवासा, जवासा, जवासा हमारे टोंक में तो खूब है, जवासा टोंक बूंदी में तो खूब मिल जाएंगे जवासा। ये कैसे हो गए? शुष्क क्षेत्रों के। अब देखो इसमें भी देखो मर्दार जलवायु के आधार पर ये भी जलमग्न वाले, शुष्क क्षेत्रों वाले, कृषि वाले, कृषि क्षेत्रों वाले खरपतवार, कृषि क्षेत्रों वाले खरपतवार। तो कृषि क्षेत्रों वाले पूरे कृषि क्षेत्रों के ही है, प्याजी, कृष्ण नील, हिरणकुरी, जंगली चौलाई, सब कृषि क्षेत्रों वाले। कृषि एग्रीकल्चर में जितने भी खेती करते हैं अपन, जो भी खरपतवार लगते हैं वो सब कैसे हो गए? कृषि क्षेत्रों वाले खरपतवार। इसमें भी 3 प्रकार के। अकृषि क्षेत्रों वाले, अकृषि क्षेत्रों वाले कैसे बता रहा हूं, देखो अकृषि, अकृषि क्षेत्रों वाले खरपतवार, ये इसी में आएंगे 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कृषि क्षेत्रों वाले तो जितने भी खरपतवार है वो सब कृषि क्षेत्रों वाले। अकृषि क्षेत्रों वाले खरपतवार कौन से? आपने देखा होगा रेल, ट्रेन के पास में रेल मार्ग हुआ, कहीं गोदाम, बड़े बड़े गोदाम है, वहां गोदामों के पास में खरपतवार उग जाते हैं, कहीं फैक्ट्रियों के पास में खरपतवार उग जाते हैं। जैसे ध्यान रखना, इसमें उदाहरण है लेंटाना केमरा, लेंटाना केमरा। गाजर घास का भी नाम सुना होगा, गाजर घास, गाजर घास भी इसका ही है, गाजर घास। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, गाजर घास और लेंटाना केमरा। ये हो गए अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार। अब लास्ट पढ़ेंगे अपन छठा, छठा है इंपॉर्टेंट है, प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। प्रजनन, प्रजनन विधियों के आधार पर, प्रजनन विधियों के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट खरपतवार है प्रजनन विधियां। अब देखो प्रजनन विधियां क्या है, देखो एक तो हो गया बीज से, बीज से भी खरपतवार पैदा होते हैं। एक उसके वानस्पतिक भागों से, मैं लिख देता हूं, बीज से उगने वाले खरपतवार, बीज से। एक हो गए वानस्पतिक भागों से, वानस्पतिक भागों से, वानस्पतिक भागों से। एक हो गए बीज और वानस्पतिक दोनों भागों से, बीज और वानस्पतिक भागों से, मतलब दोनों से। देखो बीज से कौन कौन से खरपतवार पैदा होते हैं? बीज से ध्यान रखना, कृष्ण नील, कृष्ण नील, सत्यानाशी,
ये सब खरपतवार क्या, सत्यानाशी हो गया, कृष्ण नील हो गया, गेहूंसा हो गया, जंगली जई हो गई, तो जितने भी लिख सकते हो ना, गेहूंसा, जंगली जई, ये किससे होते हैं, बीज से पैदा होते हैं। वानस्पतिक भागों से मतलब किसी उसका बीज, बीज के अलावा तना हो गया, जड़ हो गया, ट्यूबर्स हो गया, राइजोम, कुछ भी मान लो, उनसे कौन कौन से पैदा होंगे, बीज वनस्पति। देखो एक घास आती है ना, दूब घास, आपको दूब, आप लॉन लगाते हो, वहां वो घास दूसरी, दूब घास क्या होती है, ध्यान रखना, दूब घास किसका उदाहरण है, वो आती है वानस्पतिक भागों वाला, दूब घास हो गया, मोथा, इसमें दो उदाहरण मानो, दूब घास और मोथा। मोथा, इनका प्रसारण किससे होता है, वानस्पतिक भागों से। दूब घास को तोड़ के लगा दो आप, लग जाएगी, मोथे को भी लगा दो। और एक खरपतवार होते हैं बीज से भी उगते हैं और वानस्पतिक भागों से भी उगते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बीज से और वानस्पतिक भाग दोनों से उगेंगे वे खरपतवार क्या होंगे। तो ये है आज के खरपतवारों का वर्गीकरण, और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, और वहां से हमेशा क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन कैसा आएगा, तो बने रहिए। और कल की जो क्लास होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।